हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। आज शुरू करेंगे हम क्लास 6 की हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर से। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारी 6th क्लास की हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है। क्या, कब, कहाँ और कैसे हमारे चैप्टर का टाइटल है। कैसे पता लगाएं? हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि हजारों साल पहले जो लोग थे वो किस तरह से रहते थे, किस तरह से उनकी जीवन शैली जो है वो चलती थी, कहाँ वो लोग रहते थे, किस तरह का वो खाना खाते थे, कैसी उनकी संस्कृति थी। तो उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। बहुत बेसिक सा ये चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। देखिए, आज की अगर हम बात करें कि हमने ये पता लगाना है कि भाई कल क्या हुआ हमारे आसपास, तो हम क्या करते हैं? न्यूज़ देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं। उससे हमें क्या पता लगता है कि भाई किस तरह की घटनाएं जो है हमारे आसपास घट रही हैं। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। या अगर हमें ये जानना है कि पिछले साल क्या हुआ था, तो हम क्या करेंगे? किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जिसको ये याद हो कि भाई पिछले साल जो है क्या मेन मेन घटनाएं घटी थी। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? लेकिन अगर हमें बात करनी हो 50, 100, 200, 500 साल पहले की, तो उन चीज़ों के बारे में हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई उस समय पर जो है क्या हुआ था। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। देखिए, अतीत का मतलब हमारा पुराना समय, आज से 500, 1000, 2000, 50,000 साल पहले, लाखों साल पहले, वो क्या है? हमारा अतीत है जिसको हमने नहीं देखा। और उस समय पर जो लोग हैं वो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक होते हैं जो शिकार करके जो है अपना भोजन, जंगली जानवर हैं उनका शिकार करते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पशुपालक जो पशु पालते हैं, कृषक मतलब जो खेती करते हैं, शासक जो उस समय के राजा थे, व्यापारी वर्ग, पुरोहित जो पंडित लोग थे, शिल्पकार जो उद्योग जिन्होंने स्थापित किए थे छोटे छोटे, कोई औजार बनाने का काम करता था, कोई हथियार बनाता था, कोई आभूषण बनाता था, कलाकार थे उस समय के, संगीतकार, या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा अतीत है वो हमें बताता है कि बहुत साल पहले जो है किस तरह से लोग अपना जो है जीवन जीते थे। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन कौन से नाटक देखते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, लोग कहाँ पर रहते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अतीत हमें बताता है पुराने समय के लोगों के बारे में। देखिए, नर्मदा नदी के बारे में हमने पता लगाना है, हम मैप में देखेंगे। अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर की, हमारी स्पेशलिटी यही रहने वाली है कि जहाँ भी जिस भी चीज़ का, जिस भी स्थान का जिक्र होगा, तो हम उसको मैप के थ्रू समझेंगे, मैप में उस चीज़ को देखेंगे। क्योंकि मैप में जब भी हम देखते हैं तो वो चीज़ जो है हमारे दिमाग में एकदम से सेट हो जाती है कि हाँ, ये मैंने देखा था। क्योंकि पढ़ने की बजाय अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हमें जल्दी याद होती है और लंबे टाइम तक याद रहती है। तो हम मैप के थ्रू हर चीज़ को देखते जाएंगे। अब हमने नर्मदा नदी को देखना है, तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? देखिए, ये मध्य प्रदेश का जो एरिया है, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। इधर से ये गुजरात, महाराष्ट्र होते हुए अरब सागर में ये गिरती है। तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी के बारे में। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते। अब हम बात करेंगे नर्मदा नदी के, भाई इसके आसपास बहुत साल पहले जो है लोग यहाँ पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। अब जो इस नदी के, नर्मदा नदी के तट पर जो लोग रहते थे, उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो कुशल संग्राहक, संग्राहक का मतलब क्या है कि जो लोग भाई अपने खाने की चीज़ें जो है इकट्ठा करते हैं, चाहे वो जंगलों से करें, नदी के आसपास हम देखते हैं कि नदी के आसपास पानी होता है तो वहाँ पर जंगल जो है खूब होते हैं, वहाँ पर हमें जो है खाने पीने की चीज़ें उस समय के जो लोग हैं उनको आसानी से मिल जाती थी। तो वो कुशल संग्राहक थे उस समय के, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। देखिए, नदी के किनारे बहुत हमें जंगल का एरिया देखने को मिलता है, खूब पेड़ पौधे वहाँ पर उगते हैं पानी की वजह से।
तो वहाँ क्या होता है कि विशाल संपदा जंगलों में होती है। वहाँ बहुत सारी जो है खाने की भी चीज़ें उन लोगों को आसानी से पेड़ पौधों से मिल जाती थी उस समय में। तो वो अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह करते थे। तो उस समय पर नर्मदा नदी के तट पर जो लोग रहते थे वो अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते थे? जंगलों से। जंगलों में वो फल इकट्ठा करते और खाने की चीज़ें उन्हें मिल जाती। जड़, जड़ का मतलब क्या होता है? देखिए, जो सब्जियां वगैरह जो है ज़मीन के अंदर उगती हैं उनको हम जड़ बोलते हैं। जैसे अगर हम मूली को देखें, शकरकंद देखें, वो ज़मीन के अंदर होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? जड़। तो इस तरह के जो है फल वगैरह वो खाने के लिए, अपने भोजन के लिए जंगलों का वो प्रयोग करते थे। और वो क्या करते थे जंगलों में? देखिए, जंगली जानवर भी हमें बहुत देखने को मिलते हैं, तो वे जानवरों का शिकार भी करते थे, मांस वगैरह उनका जो है वो खाने के लिए प्रयोग करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान किर्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। देखिए, उत्तर पश्चिम, ये हमारा है उत्तर, ये हमारा है पश्चिम, ये इंडिया का मैप है। अगर उत्तर पश्चिम में हम देखें तो सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियाँ, जहाँ मैंने टिक किया है आप देख सकते हैं, यहाँ पर सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर किर्थर पहाड़ियाँ हैं। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ हैं? उत्तर पश्चिम में। लेकिन अब, पहले तो ये उप महाद्वीप का हिस्सा था, भारत का हिस्सा था। अब ये कहाँ है? पाकिस्तान में। तो आप मैप से बिल्कुल याद करते हुए चलिए कि कौन सा जो जगह है वो कहाँ पर है। तो सुलेमान किर्थर की पहाड़ियाँ आपके जो है एग्ज़ाम में आ जाएगा, मैप देके कि भाई सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियों को हाईलाइट कीजिए कहाँ पर है। तो आपको याद रखना है ये पाकिस्तान में है यहाँ पर। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना आरंभ किया था। अब हमें क्या मकसद था सुलेमान किर्थर पहाड़ियों को मैप में देखने का? क्यों? क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर अगर 8000 साल पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले गेहूं और जो जौ की फसलें थी, जौ और गेहूं, वो यहाँ पर उगाया गया था सबसे पहले सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियों में। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालना जो है शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे और जो क्या करते थे, ये लोग गांव में रहते थे, गाय, भेड़, बकरी, बैल, इस तरह के जो पशु हैं उनको भी इन लोगों ने पालना शुरू कर दिया था। अब उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों का पता लगाएं। देखिए, ये हमारे इंडिया का मैप है, ये उत्तर है, ये पूर्व है। यहाँ पर उत्तर पूर्व की हम बात कर रहे हैं तो ये है हमारी गारो हिल्स, गारो की पहाड़ियाँ। गारो हिल्स कहाँ हैं? मेघालय में। यहाँ हमारा मेघालय ज़िला है, मेघालय जो है स्टेट है। यहाँ पर हमारी गारो की पहाड़ियाँ हैं। मेनली यहाँ कौन रहते हैं? आदिवासी लोग रहते हैं। और ये जो यहाँ की जनजाति है जो, उनको भी गारो जनजाति बोलते हैं उन लोगों को, आदिवासियों को। तो यहाँ हमारे गारो हिल्स हैं। और विंध्य रेंज, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पर है? यहाँ पर विंध्य जो है वो मध्य प्रदेश में है। लेकिन जो विंध्य रेंज है ये कहाँ तक फैली हुई है? विंध्य जो रेंज है वो मध्य प्रदेश, इधर बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, यहाँ तक ये फैली हुई है। और इसको क्या बोला जाता है विंध्य रेंज को, या विंध्य पर्वत श्रृंखला है कि ये उत्तर, ये वाला एरिया, और ये जो दक्षिण है। देखिए, एक बार देखिए, मैं यहाँ पर ऐसे, ये जो विंध्य है ये ऐसे फैली हुई है तो ये कहा जाता है ये जो उत्तर का एरिया है और ये जो दक्षिण का एरिया है ना, इसको दोनों को अलग करने का काम करती है। मतलब एक पार्टीशन है ये इन दोनों के बीच में, उत्तर और दक्षिण के बीच में, जो विंध्य जो पर्वत श्रृंखला है। अब हमने इनके बारे में क्यों पढ़ा, विंध्य और गारो के बारे में? यहाँ कुछ अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। देखिए, जो गारो है ये हमने यहाँ पर देखी थी मेघालय में, तो यहाँ पर भी कृषि का विकास हुआ था। यहाँ पर भी जो लोग हैं उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था। जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया, तो जो गारो हिल्स हैं देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले चावल उगाया गया था, चावल की खेती। गेहूँ और जो हमने देखा सुलेमान और किर्थर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर सबसे पहले उगाया गया। और चावल जो है वो यहाँ पर मेघालय में गारो हिल्स में उगाया गया। वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। मानचित्र पर सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए, अब हम देखेंगे सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में।
इंडिया का मैप है ये हमारा। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारी इंडस यानी सिंधु नदी है। सिंधु नदी हमारे यहाँ से निकलती है, मानस तिब्बत में जो मानसरोवर है वहाँ से निकलती है। इधर ये लद्दाख जम्मू कश्मीर में बहती हुई, और बहुत सारा एरिया जो है ये पाकिस्तान का एरिया है। यहाँ से इसको पाकिस्तान में ज़्यादा जो है दूरी तक बहती है, ये इंडिया में जो है थोड़ी जगह पर बहती है। तो यहाँ से कवर करती हुई ये भी अरब सागर में गिरती है। अब इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो कौन सी हैं? देखिए, ये इंडस रिवर है हमारी, जो है सिंधु नदी, ये इस तरीके से ये यहाँ से निकलती है, और ऐसे जो है पाकिस्तान में ये बहती हुई यहाँ अरब सागर में गिरती है। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये झेलम है, ये चेनाब है, ये रावी है, इधर सतलुज है। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदी क्या होती है? जो एक देखिए, सिंधु नदी जो है वो बहुत बड़ी नदी है, और ये जो बाकी नदियाँ हैं ये छोटी छोटी नदियाँ हैं। तो ये आके देखिए सारी मिल किस में रही हैं? इधर सिंधु में मिल रही हैं। ये देखिए, यहाँ पर सिंधु नदी, जैसे ये सिंधु नदी है, तो ये सारी यहाँ पर इधर आके इसमें किस में मिल रही हैं? सिंधु में ही मिल रही हैं इसके सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में आकर मिलती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर जो है फले फूले। देखिए, जो सिंधु नदी है वहाँ पर एक सभ्यता हमें देखने को मिलेगी 4700 साल पहले, जिन्हें हम हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसके बारे में आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो वो यहीं थी, वो सिंधु नदी के किनारे ही वो जो सभ्यता थी वो फली फूली थी। अब हम देखेंगे गंगा की सहायक नदियों के किनारे समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। जो सिंधु नदी थी वहाँ नगर बसे 4700 साल पहले, लेकिन जो गंगा और उसकी सहायक नदियाँ हैं वहाँ पर जो नगरों का बसाव हुआ, जो नगर बसे वो बसे 2500 साल पहले। अब देखते हैं कि गंगा और इसकी सहायक नदी सोन नदी, इसको मैप में देखते हैं हम। देखिए, ये जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है ये हमारी गंगा नदी है। ये यहाँ पर हिमालय से उत्तराखंड से निकलती है, और ये बांग्लादेश में बहती हुई कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में। और इसकी सहायक नदी ये है सोन नदी, ये आकर यहाँ पर गंगा में मिल जाती है। तो ये हमारी गंगा नदी है, और ये इसकी सहायक छोटी छोटी जो नदियाँ हैं उसमें एक है जो सोन नदी। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। देखिए, ये जो गंगा नदी है इसके दक्षिण में, मतलब यहाँ दक्षिण का मतलब होता है इधर नीचे, ऊपर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण। तो यहाँ का जो एरिया था वो कौन सा एरिया था? एक साम्राज्य था बहुत ही प्राचीन काल में, मगध साम्राज्य। इसमें के बहुत जो है शासक जो थे वो बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित कर लिया था। देखिए, जो मगध के शासक थे वो बहुत शक्तिशाली थे, बहुत जो है दूर तक उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। अब केवल मगध ही नहीं था, और भी बहुत सारे जो है जनपद थे। आने वाले चैप्टर में हम उनके बारे में बात करेंगे। 16 महाजनपद जो हुए हैं, मगध उनमें से एक था। तो इस तरह से अलग अलग राज्य जो है वो उस समय पर बसने शुरू हो गए थे। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की। अब देखिए, उस समय के लोग जो थे अलग अलग जगह पर राज्यों का जो है जो विस्तार हुआ, फिर क्या हुआ, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगे, यात्राएं करने लगे। कभी कभी वो हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ी रेगिस्तानों, नदियों, समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अब जो लोग थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो वहाँ पर कभी कभी उनको ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर, हिमालय पर्वत तक वो जाते थे। पहाड़ी रेगिस्तान जो था उसको पार करना पड़ता था, कभी कभी नदियों को पार करना पड़ता था। तो इस तरह से उनके रास्ते में देखें रुकावटें बहुत थी, लेकिन फिर भी वो यात्राएं करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। अब जो लोग यात्राएं करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, इसके पीछे कारण क्या था, क्या रीज़न था? कि या तो उनको काम की तलाश में जाना पड़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई। मान लो किसी एरिया में वो रह रहे हैं,
वहाँ पर बाढ़ आ गई, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, या फिर सूखा पड़ गया, खाने के लिए उनके पास जो है कुछ नहीं बचा उस एरिया में, तो वो क्या करते थे भाई, शिफ्ट हो जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। या फिर जैसे जो सेनाएं होती थी एक राज्य की, वो दूसरे राज्य पर जो है विजय हासिल, मतलब भाई वो उसको अपने कब्जे में लेना चाहती है, आक्रमण करती थी दूसरे राज्य पर, तो भी वो यात्राएं करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। जो व्यापारी थे वो क्या करते थे, व्यापारियों का काम होता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर खरीदना बेचना। तो वो क्या करेंगे, कभी कभी काफिले में, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, काफिला। तो वो चाहे वो घोड़ों पर जा रहे हैं या फिर पैदल जा रहे हैं, कोई भी तरीका जो था उस समय पर, या फिर वो समुद्री रास्तों से भी जाते थे जहाज़ों में जो है सामान भरकर, तो वो लोग भी जो है यात्राएं खूब करते थे। धार्मिक गुरु जो थे वो लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। अब जो धार्मिक गुरु थे, जो पुरोहित जो लोग थे, वो क्या करते थे, वो धर्म की शिक्षा देते थे। तो वो क्या करते थे, घुमक्कड़ जीवन जीते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, लोगों को जो है धर्म की शिक्षाएं दे रहे हैं। अब कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे, लेकिन कुछ लोग क्या थे, वो ये चाहते थे कि भाई मैं जो है अपने क्षेत्र से बाहर निकलूं और बाहर की दुनिया को जानूं कि भाई कोई नई जगह है आसपास। तो वो इस तरह से यात्रा करते हुए, जैसे जो वास्को डी गामा है, उसको समुद्र की जो है यात्रा करते हुए कहाँ आ पहुँचा था, भारत आ पहुँचा था। तो ये कहा जाता है 1498 में उसने भारत की खोज की, पुर्तगाली था वास्को डी गामा। तो इस तरह से लोग जो है उत्सुक थे कि भाई एक नई जगह को हम देखें, नई जगह के बारे में जानें, इसलिए भी वो यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। अब भाई एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे तो क्या होगा, संस्कृति का भी लेन देन होगा, उनको पता लगेगा कि भाई जो दूसरे लोग हैं वो किस तरह से रह रहे हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा करना चाहा वो कर सके। भाई आसान क्यों नहीं था, क्योंकि उस समय पर इतनी पुरानी बात है, उस समय पर कोई ना तो हमारे पास जैसे आज बस हैं, कार है, एरोप्लेन है, जो भी है हमारे पास तो बहुत फैसिलिटी है, उस टाइम के लोगों के पास नहीं होती थी। तो वो बेचारे या तो पैदल यात्राएं करते थे या नदियों के जरिए, समुद्र के रास्ते, इस तरह से। तो बहुत मुश्किल होती थी उनकी यात्राएं, लेकिन फिर भी वो ऐसा करते थे। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्र को पार कर सके। अपने उस जज्बे के कारण ही वो जो है अपनी उनके अंदर जो उत्सुकता थी, उसी के जरिए वो क्या हुआ कि भाई वे पर्वतों की ऊंचाइयों को भी छू सके, मतलब ऊंची से ऊंची चोटियों पर भी वो पहुंचने में कामयाब हो गए, और जो गहरे गहरे समुद्र थे उनको भी पार उन्होंने किया। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। भाई बाहर से बहुत सारे लोग आए, उनको जो है यहाँ नई जगह देखने को मिली, तो क्या हुआ, वो यहीं बस गए, यहीं के हो गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध करने का मतलब है कि अगर बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो वो अपने विचार, अपनी संस्कृति, अपने रहन सहन के जो तरीके हैं वो अपने साथ लेकर आता है, और यहाँ के लोगों के साथ जब घुलता मिलता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो यहाँ से सीखता है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ के लोगों को सिखाता है। तो इस तरह से जो सांस्कृतिक परंपराएं थी, रहने का जो तरीका था, उसमें जो है बहुत समृद्धि हुई, विस्तार हुआ। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अब कोई जो है किसी क्षेत्र में कोई नया व्यक्ति आता है, वो कहता है कि भाई हमारे यहाँ तो पहले क्या है, औजार बनाने थे, हथियार बनाने थे, तो लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। अब बाहर से कोई व्यक्ति आया, उसने देखा कि यहाँ के जो कोई लोग है, व्यक्ति है, वो किस तरह से पत्थर से हथियार बना रहा है, तो वो शेयर करता था अपने विचार कि भाई मेरे एरिया में तो इस तरह से जो है हथियार बनाया जाता है। या फिर चाहे संगीत रचना है, संगीत रचना मतलब यहाँ के लोग जो है, कोई मान लो कोई गीत गा रहे हैं, अब बाहर से आने वाला व्यक्ति जो होगा उसकी जो है भाषा भी अलग हो सकती है, उसका तरीका भी अलग हो सकता है, तो वो अपने विचार शेयर करेगा।
तो और जो भोजन बनाने का तरीका है उसमें भी जो है भिन्नता होती है। तो लोग एक दूसरे से बातें शेयर करते थे और उनके विचारों में जो है बदलाव आता था। अब हम देखते हैं कि देश का नाम जो है, हमारे देश का नाम जो है वो भारत कैसे पड़ा। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ऊपर हमने देखा था मैप में सिंधु नदी, तो उसके आसपास जो लोग रहते थे उनको सिंधु, फिर जो दूसरी भाषाओं के लोग हैं वो उनको क्या कहते थे, उनको जो है इंडस रिवर, जिसको इंग्लिश में सिंधु नदी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडस। तो इंडस और इंडस से क्या निकल गया, इंडिया। तो इस तरह से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। देखिए ईरान और यूनान हम देखते हैं, ये वर्ल्ड मैप है हमारा। तो यहाँ पर ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। इसके ऊपर जो है ये पाकिस्तान है और यहाँ पर अफ़गानिस्तान है। और ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं मार्क हुआ ये है ईरान। इधर अगर हम देखेंगे ये रेड कलर में जो मार्क हो रखा है ये है यूनान या ग्रीक। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले सेनानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। देखिए इंडिया नाम कैसे पड़ा, 2500 वर्ष पूर्व। जो उत्तर पश्चिम की ओर से आए, उत्तर ऊपर वाला एरिया, पश्चिम इधर वाला, तो ये वाला एरिया आप देख सकते हैं मैप में। तो उधर से जो आने वाले सैलानी थे, इधर से आने वाले सैलानी, देखिए एक बार देख लीजिए, ये हमारा इंडिया है, यहाँ उत्तर पश्चिम। तो इधर से जो लोग आए, ये ईरान यूनान की तरफ से, अफ़गानिस्तान की तरफ से, इधर से जो लोग आए, उन लोगों ने जो सिंधु नदी थी उसको जो है हिंदोस कहा। और उसके आसपास जो लोग, उसके आसपास की जो जगह थी, उसके पूर्व का जो एरिया था, उस भूमि प्रदेश को क्या कहा, इंडिया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। देखिए भारत जो आज हमारे देश का नाम है वो किसके लिए प्रयोग होता था, कुछ लोगों के एक जो है पर्टिकुलर समूह के लिए, मतलब कुछ ही लोग थे उनको भारत जाति का कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हुआ, हमारे देश का नाम है भारत पड़ गया। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक उल्लेख लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। अब इन जो लोगों की हम बात कर रहे हैं जिन्हें भारत जाति का कहा जाता था, उनके बारे में हम ऋग्वेद में भी जो है हमें पता लगता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। और लेकिन बाद में जो है क्या हुआ, पहले कुछ ही लोग थे जिनको जो है ये कहा जाता था कि भाई ये भारत हैं, कुछ मतलब एक समूह था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि पूरे देश को ही भारत कहा जाने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का चैप्टर हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको मिलेंगी 6 to 12 सभी क्लासेज की, NCERT की, हिस्ट्री की सभी क्लासेस।